हेलो और आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इंसान के दिमाग से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबके बहुत करीब है। अक्सर हम सुनते हैं कि खामोशी सुकून देती है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कई बार हमारा ही दिमाग एकदम शांत जगहों या सन्नाटे से डरने लगता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इस डर के पीछे हमारे दिमाग का कौन सा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर काम कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि ऐसा कभी होता है कि आप एक खाली कमरे में घुसें और आपका हाथ सीधे टीवी के रिमोट पर चला जाए, या फिर बर्तन जैसी साधारण चीज धोते समय भी बैकग्राउंड में कोई गाना या वीडियो चलना ही चाहिए। बिना किसी आवाज के छोटे मोटे काम करना भी अजीब सा लगने लगता है। सच कहूं तो ये कोई मामूली बाहरी आदत नहीं है, इसके पीछे हमारे दिमाग की एक बहुत गहरी और कॉम्प्लेक्स वर्किंग छिपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, खामोशी का डर, और समझते हैं कि इस ऊपर से दिखने वाली आदत के पीछे की असली कहानी क्या है। आइए इस सतह को थोड़ा और गहराई से छीलते हैं। असल में खामोशी कभी भी सिर्फ एक खालीपन या शून्यता नहीं होती। साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिगर की तरह काम करती है, जिसे प्राइवेट रिफ्लेक्शन यानी व्यक्तिगत चिंतन कहते हैं। जब बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है ना, तो हमारा ध्यान अपने आप ना चाहते हुए भी हमारे अंदर की तरफ चला जाता है, और फिर शुरू होता है एक ऐसा आत्म मूल्यांकन जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। और जब ये फोकस पूरी तरह से अंदर की तरफ मुड़ता है तो दिमाग में बड़े बड़े और भारी सवाल उठने लगते हैं, जैसे मैं अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा हूं, या मेरे आसपास चीजें कितनी बदल गई हैं। सच कहूं तो ऐसे गंभीर सवालों का अचानक से सामना करना किसी को भी डरा सकता है। यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए सन्नाटा शांति देने के बजाय बहुत ज्यादा भारी और ओवरवेलमिंग हो जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, आंतरिक संवाद को दबाना और ये देखना कि हम अपनी इन गहरी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं। जब ये आत्म मूल्यांकन शुरू होता है तो उसके साथ आने वाले भारी इमोशंस को हमारा दिमाग कैसे हैंडल करता है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। देखिए, हमारा दिमाग इस सन्नाटे को दो बिल्कुल अलग तरीकों से देखता है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें खामोशी में परम शांति और सुकून मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी उनके लिए एक असहज करने वाली तेज स्पॉटलाइट की तरह होती है। एक ऐसी रोशनी जिसके लिए वो तैयार नहीं होते और जो सीधा उनकी कमजोरियों पर जाकर पड़ती है। और जब वो स्पॉटलाइट चुभने लगती है तो हम एक बहुत ही सीधा सा तरीका अपनाते हैं। हम बैकग्राउंड शोर को अपना हथियार बना लेते हैं। इस लगातार बजने वाले शोर का इस्तेमाल जानबूझकर उस भारी भरकम इंटरनल डायलॉग को दबाने के लिए किया जाता है। मतलब दिमाग को अकेले बैठकर उन मुश्किल और स्ट्रेसफुल विचारों को प्रोसेस ही नहीं करना पड़ता। यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट सामने आता है, ढाल के रूप में शोर, जो दरअसल हमारा एक बहुत जरूरी सुरक्षा तंत्र है। ये जो हम शोर का सहारा लेते हैं ना, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का कोई साधारण तरीका नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक बहुत ही एडवांस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है। जरा इसके स्टेप्स को समझिए। स्टेप 1, आपके अंदर की दुनिया में पहले से ही उथल-पुथल मची है। स्टेप 2, ऐसे में खामोशी उस खालीपन को और भी ज्यादा हाईलाइट कर देती है। इसलिए स्टेप 3, लगातार बजने वाला शोर एक ढाल बन जाता है जो आपको उस पूरी स्थिति पर वापस कंट्रोल दे देता है। सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही गहरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे इमोशनल निग्लेक्ट यानी भावनात्मक उपेक्षा और निराश होने का दर्द। अगर अतीत में किसी ने इस तरह की उपेक्षा का सामना किया है तो सन्नाटा उस दर्द को कई गुना बढ़ा सकता है। ऐसे में अपने ही ख्यालों से दोबारा निराश होने से बचने के लिए शोर की ये ढाल एक ढाल नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। तो ये ढाल काम कैसे करती है? ये किसी भी इंसान को दोबारा हर्ट होने से बचाने के लिए उसके बर्ताव को ही बदल देती है। आवाज का एक लगातार फ्लो बना रहता है जिससे इंसान को लगता है कि उसका अपने समय और एनर्जी पर पूरा कंट्रोल है। इस ढाल के पीछे रहकर वो अपने आसपास के माहौल को बहुत ही सुरक्षित तरीके से मैनेज कर पाता है। चलिए अब इस विषय की सबसे गहरी परत पर चलते हैं। हमारा चौथा पॉइंट, ध्यान और आत्मसम्मान यानी अपनी पहचान को स्थिर रखना। बाहरी शोर की ये जो लगातार जरूरत हमें महसूस होती है, ये सीधा हमारी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ से जुड़ी है। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा होता है जो बिल्कुल अकेले में बिना किसी बाहरी इनपुट के भी अपनी पहचान को लेकर एकदम स्टेबल रहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दुनिया से कनेक्टेड फील करने के लिए बाहर के शोर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। उनके लिए ये शोर उनकी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब कोई वीडियो या गाना बजता है तो उससे मिलने वाला ध्यान का एक छोटा सा स्पाइक भी उनके वजूद को एक तरह की वैलिडेशन देता है।
उन्हें एहसास होता है कि हाँ, वो पहचाने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिजी हैं, और इससे उन्हें खुद पर से अपना कंट्रोल खोने का डर नहीं सताता। कुल मिलाकर ये ऑडियो एक लाइफलाइन या एंकर का काम करता है, जो उन्हें खुद के साथ अकेले रहने के उस भारी सोशल प्रेशर से बचाता है। ये उनके वजूद को सही ठहराता है और उन्हें दुनिया से कटा हुआ महसूस करने से रोकता है। यहाँ शोर सिर्फ एक आवाज नहीं रह जाता, बल्कि जिंदा होने के एहसास की एक कड़ी बन जाता है। और अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। पॉइंट नंबर 5, मानसिक सुरक्षा खोजना और ये समझना कि ये दोनों ही तरीके पूरी तरह से वैध हैं। इस पूरी एनालिसिस से जो एक बात बिल्कुल साफ होती है, वो ये कि ये दोनों ही तरीके अपने अपनी जगह एकदम सही हैं। कुछ लोगों को आज़ादी के शांत रास्ते पर चलने में सुकून और ताकत मिलती है, तो वहीं कुछ लोगों को अपने अंदर की दुनिया को नेविगेट करने के लिए एक साउंड ट्रैक की ज़रूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि इनमें से कोई भी कोपिंग मैकेनिज्म गलत नहीं है। आखिरकार खामोशी हो या शोर, ये दोनों ही हमारे दिमाग के बनाए हुए अलग अलग आर्किटेक्चरल टूल्स हैं। इंसान होने की इस भारी भरकम और इंटेंस फीलिंग को मैनेज करने, खुद को सेफ महसूस करवाने और अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमारा दिमाग सिर्फ इन अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। आप खामोशी चुनते हैं या शोर? आपकी ये पसंद इस बारे में क्या खुलासा करती है कि आपका अपना दिमाग अपनी सुरक्षा का ढांचा कैसे तैयार करता है? जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि ये सवाल हमें खुद को और बेहतर तरीके से समझने का एक बेहतरीन मौका देता है।